सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आकाश और आप देख रहे हैं करियर सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में कि कैसे हमारी सेना ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यदि आपकी रुचि इंडियन डिफेंस की तरफ है तो आपको इंडियन इतिहास की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ऑपरेशन पोलो की पूरी जानकारी हो जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। जब भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, तब भारत में ब्रिटिश सरकार का दबदबा था। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 562 राजवाड़ों में से सिर्फ 3 को छोड़कर सबने भारत के संग विलय का फैसला किया। ये 3 रजवाड़े थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अंग्रेजों के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाकतार विभाग हुआ करता था। हैदराबाद के क्षेत्रफल की बात करें तो 82,690 वर्ग मील था, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। हैदराबाद की आबादी का 80% हिंदू लोग थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। उस पर तुर्रा ये भी था कि कट्टरपंथी कासिम राजवी के नेतृत्व में रजाकार हैदराबाद की आज़ादी के समर्थन में जनसंभाएं कर रहे थे और उस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर न सिर्फ गैर मुस्लिम यात्रियों पर हमले कर रहे थे, बल्कि हैदराबाद से सटे हुए भारतीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी परेशान कर रहे थे। निजाम हैदराबाद के भारत में विलय के किस कदर खिलाफ थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जिन्ना को संदेश भेजकर जानने की कोशिश की क्या वह भारत के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद का समर्थन करेंगे। कुलदीप नायर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है कि जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो मुट्ठी भर अभिजाती वर्ग के लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। उधर नेहरू और माउंटबेटन इस सलाह को गंभीरता से लेने के पक्ष में थे कि इस पूरे मसले का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। सरदार पटेल नेहरू के इस आकलन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था, यहाँ तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सकेगा। इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम अपने एक सैद्धांतिक सलाहकार सर वॉल्टर माउंटबेटन के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन से सीधे संपर्क में थे। माउंटबेटन की कंजर्वेटिव पार्टी से अच्छे संबंध थे। जब माउंटबेटन ने उन्हें सलाह दी कि हैदराबाद को कम से कम सैद्धांतिक सभा में तो अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए, तो माउंटबेटन ने जवाब दिया कि अगर वह ज्यादा दबाव डालेंगे तो वे पाकिस्तान के साथ विलय के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने लगेंगे। और तो और उन्होंने राष्ट्रमंडल सदस्य बनने की भी इच्छा प्रकट की, जिसे इटली सरकार ने ठुकरा दिया। निजाम के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल एल एत्रुस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन लॉज में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था, लेकिन वह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए क्योंकि हैदराबाद को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। मजे की बात ये थी कि एक दिन अचानक वह लंदन में डॉस्टर होटल की लॉबी में माउंटबेटन से टकरा गए। माउंटबेटन ने जब उनसे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह अपनी आंखों का इलाज कराने आए हैं। माउंटबेटन ने मुस्कुराते हुए उन्हें आंख मारी, लेकिन इसी बीच लंदन में निजाम के एजेंट जनरल मीर नवाज जंग ने एक ऑस्ट्रेलियन हथियार विक्रेता सिडनी कॉटन को हैदराबाद को हथियारों की सप्लाई करने के लिए राजी कर लिया। भारत को जब ये पता चला कि सिडनी कॉटन के जहाज निजाम के लिए हथियार ला रहे हैं, तो भारत ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने यह पेशकश भी की हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रखते हुए विदेशी मामलों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को अमली जामा इसलिए नहीं पहनाया जा सका क्योंकि वो रजाकारों के प्रमुख कासिम राजवी को इसके लिए राजी नहीं करवा सके। रजाकारों की गतिविधियों ने पूरे भारत का जनमत उनके खिलाफ कर दिया। 22 मई को जब उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे हिंदुओं पर गंगापुर स्टेशन पर हमला बोला, तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वो उनके प्रति नर्म रुख कर रही है। भारतीय सेना के पूर्व उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा अपनी आत्मकथा स्टेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था कि उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पाम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए
और 5 मिनट बाद बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा, जिसका उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया। सरदार ने उनसे पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वह बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालातों से निपट पाएंगे। करियप्पा ने इसका एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या बम्बई में बम गिरा सकती है। 2 बार हैदराबाद में घुसने की तारीख तय की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे रद्द करना पड़ा। निजाम ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करें। राजाजी और नेहरू जी की बैठक हुई और दोनों ने कार्रवाई रोकने का फैसला किया। निजाम के पत्र का जवाब देने के लिए रक्षा सचिव एच.एम. पटेल और वीपी मेनन की बैठक बुलाई गई। दुर्गादास अपनी पुस्तक इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, जब पत्र के उत्तर का मसौदा तैयार हुआ तभी पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है और इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। नेहरू जी और राजा जी चिंतित थे कि इससे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो सकता है, लेकिन 24 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हुआ तो उनकी चिंता मुस्कान में बदल गई। हाँ, जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और उनसे पूछा कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन अलवर्दीन ने कहा नहीं। लियाकत ने जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम गिरा सकते हैं। अलवर्दी का जवाब था कि हाँ, ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक हैं, जिनमें से 2 काम कर रहे हैं। इनमें से एक शायद दिल्ली तक पहुंचकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें से कोई वापस नहीं आ पाएगा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि इस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1300 से अधिक रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 800 से ज्यादा जवान मारे गए। भारतीय सेना ने अपने 60 से ज्यादा जवान खोए, जबकि 90 से ज्यादा जवान घायल हुए। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने से 2 दिन पहले ही 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। पाकिस्तान ने फिर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की। वो इसमें कामयाब भी हुआ। उस समय 8 सदस्यों ने वोट दिया कि इस पर विचार किया जाए। सोवियत संघ, चीन और यूक्रेन ने भारत का समर्थन किया। अगर ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठता तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफी फायदा मिल सकता था। संयुक्त राष्ट्र में मामले पर विचार के लिए 17 सितंबर 1948 की तारीख तय की गई। इससे एक दिन पहले ही हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान और उसके समर्थकों का चेहरा फीका पड़ गया। रही सही कसर भारतीय प्रतिनिधियों ने बैठक में नहीं आने से पूरी कर दी, यानी पूरा मामला ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, ऐसे हुआ हैदराबाद का विलय भारत में, जिसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। आशा करता हूँ आपको ऑपरेशन पोलो की काफी जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए करियर सॉल्यूशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कोई वीडियो को लेकर सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।